नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत ही तहे दिल से स्वागत है दोस्तों आज हम लोग व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम इसके बारे में स्टडी करेंगे। इस टॉपिक के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। अगर हम देखें कि व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम तो देखना पड़ता है हमें क्या द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर। यूएसएसआर की फुल फॉर्म है द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। और ये जो रेवोल्यूशन, सोशलिस्ट जो रेवोल्यूशन हुआ था रशिया के अंदर 1917 के अंदर, उसके बाद से जो यूएसएसआर है वो फॉर्म में आया था। द रेवोल्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडल्स ऑफ सोशलिज्म। और जो ये रेवोल्यूशन हुआ था यहाँ पर, ये इंस्पायर था सोशलिज्म के आइडल्स पे। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि सोशलिज्म क्या होता है। सोशलिज्म की अगर हम बात करें तो इट इज द पॉलिटिकल आइडिया, ये एक पॉलिटिकल आइडिया है दैट इज बेस्ड ऑन द believe that all people are equal and that money and property should be equal divided। दरअसल ये एक ऐसे बिलीफ या एक कह लीजिए ऐसे आइडिया पे बेस होता है जहाँ पे जो सभी लोग होते हैं वो इक्वल होते हैं, चाहे अमीर हो चाहे वो गरीब हो। उनके बीच में जो रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो पैसों का जो डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करेगी, किसके ऊपर कितना पैसा खर्च करना है, वो लगभग इक्वली होगा। एंड प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिवाइडेड, और जो प्रॉपर्टी होगी वो भी इक्वली डिवाइड होगी। जैसे कि हमें अमीर को कितनी चीजें प्रॉपर्टी देनी है, अमीर को कितना हिस्सा देना है प्रॉपर्टी का, और गरीब लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए या और भी जो सोसाइटी के अंदर रह रहे लोग हैं उनको कितनी प्रॉपर्टी का हिस्सा देना है, ये सब होता है। वो भी इक्वालिटी पे बेस होता है। ये नहीं कि अमीरों के पास ज्यादा पैसा है तो वो प्रॉपर्टी को वो ज्यादा प्रॉपर्टी हड़प लेगा, नहीं। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, सोशलिज्म क्या है, एक आइडिया है। जो इस आइडिया को फॉलो करता है उनको हम सोशलिस्ट कहते हैं। ये कोई लोग हो सकते हैं, कोई एक देश भी हो सकता है, कोई एक कंट्री है जो सोशलिज्म के आइडिया को फॉलो कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि भाई ये सोशलिस्ट है। अगर कोई सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को लेकर धरने प्रदर्शन कर रहा है या मूवमेंट कर रहा है तो हम कह सकते हैं भाई ये सोशलिस्ट मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है या फिर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर हम आगे बढ़ें तो हमें तो देखते हैं कि द रेवोल्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म। और जो ये रेवोल्यूशन किया गया था ये सोशलिज्म के आइडियल्स पे बेस था। हमने आइडियल्स पढ़ लिया सोशलिज्म के पीछे, एज अपोज टू कैपिटलिज्म। और ये पूरी तरीके से कैपिटलिज्म के अपोज था, यानी विरोध था। कैपिटलिज्म भी एक पॉलिटिकल आइडिया होता है। इस कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो इंटरफेयर नहीं करती प्राइवेट के अंदर। दरअसल ये कह लीजिए कि जो कैपिटलिस्ट है, जहाँ पे कैपिटलिस्ट मार्केट होती है, वहां पे मेन मोटिव जो होता है पैसे कमाना, प्रॉफिट अर्न करना इंडस्ट्रीज का। लेकिन अगर सोशलिज्म की बात करी जाती है तो जहाँ पे सोशलिज्म के आइडिया को फॉलो किया जाता है वहां पर ये चलता है कि आपको प्रॉफिट नहीं अर्न करना, आपको पहले सोशल वेलफेयर करना है, समाज के लोगों का भला करना है। एंड द नीड फॉर एन एगलिटेरियन सोसाइटी। और वहां पे क्या था कि एगलिटेरियन सोसाइटी को डेवलप करना था, यानी एक ऐसी सोसाइटी जो कि इक्वल राइट्स पे बेस हो। यानी सोशलिज्म को लाना था, कैपिटलिज्म की वो पूरी तरीके से खत्म करना था, और वहां पे इक्वालिटी होगी, यानी सभी को बराबर का अधिकार होगा, अमीर को भी, गरीब को, हर तबके के लोगों को इक्वल राइट मिलेगा। आगे देखें तो दिस वॉज परहैप्स द बिगेस्ट अटेम्प्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री। और ये जो अटेम्प्ट था, बहुत ही बड़ा अटेम्प्ट था कि सोशलिज्म कैपिटलिज्म को विरोध करना और सोशलिज्म को अडॉप्ट करना, एक बहुत ही बड़ा अटेम्प्ट किया जा रहा था टू अबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। यानी कैपिटलिज्म वही प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म करना एंड कॉन्शियसली डिजाइन अ सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। और एक ऐसी सोसाइटी को बेस करना या कह लीजिए एक ऐसी सोसाइटी को बनाना
जहाँ पे जो प्रिंसिपल्स होंगे वो इक्वालिटी पर चलेंगे, यानी जो आपकी सोसाइटी फॉर्म होगी वो इक्वालिटी करेगी सबके साथ, हर तबके के लोगों के साथ, हर ग्रुप के लोगों के साथ इक्वालिटी करेगी। इन डूइंग सो the makers of the Soviet system gave primacy to the state and the institution of the party। और ऐसा करने के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए, जो सोशलिज्म है उस आइडिया को फॉलो करने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो सोवियत के जो लीडर्स थे, मेकर्स थे, उन्होंने इस बात को प्राइमेसी यानी प्राथमिकता दिया, जोर दिया टू द स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी, यानी जहां पे एक इंस्टीट्यूशन होगी और पार्टी होगी। दरअसल क्या कह लीजिए, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी क्या होता है। मान लीजिए हमारा कोई एक स्टेट है, इस स्टेट के अंदर अलग अलग पार्टी होंगी, ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, और इन तीनों के पास इक्वल चांस है कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती हैं। अब मान लेते हैं कि इन तीनों में से ए लोगों को ज्यादा लोगों ने पसंद किया, इस ए पार्टी को ज्यादा लोगों ने पसंद किया, और फिर ए जो पार्टी है वो रूल करेगी उस स्टेट के ऊपर। ये होता है। अगर हम आगे बढ़ें तो देखने को मिलता है कि हमें द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन यहाँ पे क्या था कि जो सोवियत सिस्टम था, ये जो यूएसएसआर था, या फिर कह लीजिए जो हमारा सोवियत था, उसके अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम था वहां पर एक ही पार्टी थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। यानी यहाँ पर अलग पार्टियों की जगह नहीं थी, ऑपोजिशन की जगह नहीं थी। एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टी और ऑपोजिशन वाज अलाउड, यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या अपोजिशन वहां पे अलाउड नहीं था, बस एक ही पार्टी होगी, कम्युनिस्ट पार्टी। द इकोनॉमी वॉज प्लान, जो वहां की इकोनॉमी थी, इकोनॉमी मीन्स की सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, बैंकिंग में क्या कदम उठाने चाहिए, एग्रीकल्चर के अंदर क्या कदम उठाने हैं, इंडस्ट्री के अंदर क्या कदम उठाने, ये पूरी तरीके से प्लान्ड था कि क्या क्या कदम उठाने। और इसको कंट्रोल कौन करता था, स्टेट। यानी स्टेट का जो भी मान लो पार्टी, जो ये पार्टी तो वहां पे एक ही है, कम्युनिस्ट पार्टी, तो वही करता था, कंट्रोल बाय द स्टेट। और स्टेट किसके अंडर में आता है, कम्युनिस्ट पार्टी का। मतलब यहाँ स्टेट के अंदर रूल ये कर रहा था कम्युनिस्ट पार्टी। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा खत्म हुआ, उसके बाद एक चीज आप और कर लीजिए कि कमेंट करके मुझे बताइए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हमारा खत्म हुआ, कब हमारा स्टार्ट हुआ था, मतलब ड्यूरेशन का आप कमेंट करके बताओ। ऐसा इस वजह से ताकि आपको रिवाइज हो जाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, अब जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, डेट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम द फैसिस्ट फोर्सेस केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूएसएसआर। दरअसल क्या हुआ, जो ईस्ट यूरोप की कंट्रीज थी, यहाँ पर सोवियत आर्मी गई, और इन लोगों को जो ईस्ट यूरोप के कंट्रीज हैं, उन लोगों को दरअसल क्या हो रहा था कि उनको जो वहां की गवर्नमेंट थी, जो उनकी फैसिस्ट फोर्स है, फैसिस्ट फोर्स का मतलब होता है कि यहाँ पर लोगों को आजादी नहीं थी, बोलने की आजादी नहीं थी। जो यहाँ की गवर्नमेंट थी, जो यहाँ की सरकार थी, वो क्या करती थी, इन लोगों के ऊपर, जो इनके मेंबर्स थे, उन लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। उन लोगों को सही से अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करती थी। तो सोवियत आर्मी गई और उन कंट्री, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है, उनको फ्रीडम दिलवाई इन फैसिस्ट फोर्सेस से। केम अंडर द कंट्रोल बाय द यूएसएसआर। अब क्या हुआ, जब इनको उनसे आजादी दिलवाई गई इन गलत ताकतों से, देन क्या हुआ कि जो यूएसएसआर है वो इनको अपनी आइडियोलॉजी में ढालने लगा। जो देश आजाद हो रहे थे, उनको वो सोशलिज्म, सोशलिस्ट की जो आइडियोलॉजी है उसके अंदर ढालने लगे, उसके अंदर उनका स्ट्रक्चर करने लगे। द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑल दीज कंट्रीज, यानी जो ईस्ट यूरोपियन की, जो इनको, जिसने सोवियत आर्मी ने जिन कंट्रीज को आजाद करवाया था, उन कंट्रीज को, ऑल दीज कंट्रीज वर मॉडल्ड आफ्टर द यूएसएसआर। यानी जो यूएसएसआर का मॉडल था, जो सोवियत का जो मॉडल था, सोशलिज्म पे जो बेस था, उस मॉडल में ढालने लगे। द ग्रुप वॉज कॉल्ड सेकेंड वर्ल्ड, और इस ग्रुप को क्या कहा जाने लगा, सेकेंड वर्ल्ड कहा जाता है, सोवियत ब्लॉक कहा जाता है, या सोशलिज्म ब्लॉक कहा जा सकता है। तो आपको सेकेंड वर्ल्ड पता है कि जो सोवियत के जितने भी देश थे, जो से उसके मेंबर्स थे, उनको हम सेकेंड वर्ल्ड की कंट्रीज कहा जाता है। फर्स्ट बुक के अंदर मैंने आपको बताया था। फर्स्ट
वर्ल्ड कौन है, फर्स्ट वर्ल्ड हमारा यूएस है और यूएस के मेंबर्स हैं। थर्ड कौन है, थर्ड वर्ल्ड कौन है, थर्ड वर्ल्ड हमारा कौन है, नैम है, गुट निरपेक्ष। अगर हम आगे बढ़े तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव थिंग्स इन सोवियत, कि सोवियत के अंदर पॉजिटिव थिंग्स क्या थी, या सोवियत जो है उसकी विशेषता बताओ, उसके फीचर्स बताओ सोवियत के। ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से देखिए। द सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर, जो सोवियत यूनियन है वो एक बहुत ही बड़ी पावर बना आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। द सोवियत इकोनॉमी वॉज देन मोर डेवलप्ड, उस वक्त की जब सोवियत की इकोनॉमी देखे तो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड थी। देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द यूएसआर। दरअसल क्या था कि सोवियत की इकोनॉमी जो थी, जो अर्थव्यवस्था थी, वो बहुत ही ज्यादा उन्नत थी, बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। यूएस को अगर साइड करें और वर्ल्ड से सोवियत की इकोनॉमी को कंपेयर करें तो हम सोवियत की इकोनॉमी को बहुत ही मजबूत पाएंगे। इट हैड अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज। दरअसल क्या था कि जो सोवियत है उसके पास जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन थे, यानी उसकी जो कम्युनिकेशन थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। वहां पे जो आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी, वो बहुत ही ज्यादा डेवलप था। वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थे, जैसे कि उनके पास ऑयल था, आयरन था, स्टील था, मशीनरी के जो प्रोडक्शन होते थे, ये सारी चीजें थी। और यही सारी चीजें चाहिए, और कम्युनिकेशन चाहिए, ऑयल चाहिए, आयरन चाहिए, स्टील चाहिए, मशीन चाहिए, एक देश को बहुत ही अच्छा बनने के लिए, डेवलपिंग से डेवलप्ड होने के लिए ये सारी चीजें चाहिए। एंड द ट्रांसपोर्ट सेक्टर दैट कनेक्ट इट्स द मोटेस्ट एरिया विद द एफिशिएंसी। और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर था वो हर छोटे से छोटे ऐसे इलाके जहाँ पे पहुंचा नहीं जा सकता था, उन इलाकों पे भी इसकी पहुंच थी, यानी वहां पे भी आने जाने की सुविधाएं थी, रोड थी। अब इसका एक इफेक्ट समझिए, क्यों, इसका क्या फायदा होता है। मान लीजिए कि एक लार्ज सिटी है, ये एक रोड, हमारी ये रोड है, ये जो रोड है ये एक विलेज को कनेक्ट करती है, और यहीं पर एक और विलेज है, लेकिन इस लार्ज सिटी से यहां तक जाने के लिए कोई रोड नहीं है। देन क्या होता है कि समय के साथ साथ ये जो विलेज है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा, धीरे धीरे सुधार होने लगेगा, हर चीजों में धीरे धीरे बदलाव होने लगे। लेकिन ये जो विलेज है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं है, इस सिटी से रोड नहीं है, यहाँ पर पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, गाड़ियां नहीं आ जा सकती, तो हम देखेंगे कि इसके और इसके अंदर काफी गैप होगा। 5 सालों के अंदर इसके अंदर काफी बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, लेकिन इसके अंदर जो चेंजेस आएंगे वो बिल्कुल ना के बराबर रहेगा, या फिर हो सकता है कि चेंजेस ही ना आए, वैसे का वैसा ही रहे। तो कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम आगे बढ़ें तो इट हैड अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री। डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री का मतलब होता है कि हर वो चीज जो एक कंज्यूमर को चाहिए, जैसे ये पेन है, ये भी हमारा डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री में आएगा, ये शीट है, ये मार्कर है, सब सारी चीजें डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री में आती है। दैट प्रोड्यूस एवरीथिंग फ्रॉम पिन्स टू कार्स, यानी वहां पर हर चीजें बनती थी, चाहे पिन हो, पिन से लेके कार, यानी सुई से लेके कार तक की चीजें। कहने का मतलब है कि वहां पे छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी चीजें वहीं पर ही बनाई जाती थी, यूएसएसआर के अंदर ही बनाई जाती थी, वहां वो बाहर से नहीं मंगाते थे, जो कि बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी बात है। द सोवियत स्टेट इंश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन। और जो सोवियत स्टेट है उसने इंश्योर कर रखा था कि जो सिटीजन्स है उनको एक मिनिमम लेवल का जो लाइफ स्टाइल होती है वो लोगों को मिले। दरअसल मिनिमम लेवल की लाइफ स्टाइल क्या होती है, जैसे कुछ बेसिक जरूरतें, जैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें फूड चाहिए, अच्छा हमें अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए। ये कुछ चीजें होती है जो एक इंसान को एक लाइफ स्टाइल जीने के लिए सारी चीजें जरूरी होती है। तो वहां की गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रखी थी। एंड द गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड बेसिक नेसेसिटी, और गवर्नमेंट ने उन सारी चीजों को सब्सिडाइज कर रखा था, यानी उन सारी चीजों को बहुत ही सस्ते दामों में कर रखा था, ताकि हर कोई, अमीर, गरीब और गरीब भी उसका फायदा उठा सके।
चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज हो, एजुकेशन फैसिलिटीज हो, चाइल्ड केयर की बात हो या अदर कोई वेलफेयर स्कीम्स हो, गवर्नमेंट ने हर किसी के लिए काम अच्छा कर रखा था। गैप बहुत ही कम था वहां पे अमीर और गरीब के बीच में। देयर वॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट, वहां पे बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं थी। लोग अगर जॉब करना चाहते हैं तो उन लोगों को जॉब मिल जाती थी, उनको धक्के खाने नहीं पड़ते थे कि डिग्री होने के बावजूद भी उनको जॉब नहीं मिल रही, ऐसा वहां पे नहीं था। इतनी सारी वहां पे हमें अच्छी चीजें देखने को मिल रही है सोवियत, तो आप समझ सकते हो कि सोवियत कितना ज्यादा पावरफुल है। इट मीन्स था स्टेट ऑनरशिप वॉज द डोमिनेंट फ्रॉम द ऑनरशिप, वहां पे एक ही ऑनरशिप, सबका मालिक कौन है वहां पर? स्टेट। स्टेट मीन्स जो भी जिसकी भी सरकार है, जो भी जिसकी भी गवर्नमेंट है, वहां पे एक ही गवर्नमेंट होती है कम्युनिस्ट पार्टी की। तो कम्युनिस्ट पार्टी की ही सारी चीजें हैं, गवर्नमेंट की ही वहां पे सारी चीजें हैं, कोई भी प्राइवेट चीजें वहां पर नहीं है। जैसे कि लैंड हो गया, ये भी गवर्नमेंट का है तो मतलब एक पर्सन है वो जमीन खरीदता है, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो उस जमीन से उसको हटा सकती है। इस टाइप की ऑनरशिप वहां पे थी। एंड द प्रोडक्टिव एसेट्स वर ऑन्ड एंड द कंट्रोल बाय द सोवियत यूनियन, जितने भी चीजों की प्रोडक्शन होती थी, मान लो प्राइवेट पर्सन प्रोडक्शन करता था, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो उसको सुपरवाइज करती थी। गवर्नमेंट बताती थी कि इसका रेट ये रखो, इसमें ये चीजें करो, इसमें वो चीजें करो। यानी जो पर्सन, जिसकी इंडस्ट्री है, जिसकी फैक्ट्री है, वो चीजों को अपने हिसाब से नहीं चला सकता है। लेकिन कैपिटलिस्ट के अंदर ये होता है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। आपको प्रोडक्ट अच्छा बनाना है, गंदा बनाना है, उसका रेट जितना रखना है सब आप करो, वो आपके ऊपर है। लेकिन गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर करती, बताती थी कि इसका रेट ये रखो, आप इसमें ये चीजें करो, उसमें वो चीजें करो, आपको ऐसा करना, आपको ऐसा करना, ये चीजें होती थी यहाँ पर। अगर हम आगे बढ़े तो अब हम जैसे ही एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से सोवियत के भी दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ सोवियत हम ये पढ़ने वाले हैं। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि रीजंस ऑफ सोवियत डिसइंटीग्रेशन, की आगे का सोवियत जो सोवियत संघ है, वो जो सोवियत यूनियन है वो क्यों टूटा, उसके डिसइंटीग्रेट का रीजन क्या। तो आप ये कुछ रीजंस लिख सकते हो, बिल्कुल करेक्ट होंगे। या एग्जाम में पूछे नेगेटिव पॉइंट्स बताओ सोवियत के, तो आप ये भी लिख सकते हो। देखो, द सोवियत सिस्टम हाउएवर बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक। दरअसल जो सोवियत सिस्टम था वो बहुत ही ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक बन गया। अब देखो ब्यूरोक्रेटिक होता है क्या, पहले समझो। अगर हम बात करें तो जो लोग गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, जैसे कि पुलिस वाले हो गए, जो स्कीम्स बनाते हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, या कह लीजिए जो गवर्नमेंट के सरकारी बाबू हैं, या फिर कह लीजिए जो अधिकारी हैं सरकारी, उन सभी को ब्यूरोक्रेटिक कहा जाता है। वो लोग क्या हो गए, बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक। यानी ये लोग जो सिस्टम है वो क्या, ये सिस्टम पे अपनी मन मर्जी चलाने लगे। ब्यूरोक्रेटिक अ सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग मैनेजिंग अ कंट्री और कंपनी, यानी एक ऐसा सिस्टम होता है जो कंट्रोल करता है किसी, जो मैनेज करते हैं, बेसिकली हम उन्हें ही ब्यूरोक्रेटिक कहते हैं। चाहे वो कंट्री को करे वो या फिर कंपनी को, किसी कंपनी को जो मैनेज करता है उसको हम ब्यूरोक्रेटिक कह सकते हैं, या फिर किसी देश को जो लोग मैनेज करते हैं, जो लोग चलाते हैं, उनको हम ब्यूरोक्रेटिक कह सकते हैं। यही देश के चलाने वाले लोग सोवियत के अंदर क्या हो गए, सत्तावादी हो गए। एंड ऑथोरिटेरियन, यानी ये लोग क्या हो गए, सत्तावादी हो गए। ये सत्ता के प्रेम में आ गए। सत्ता का क्या मतलब होता है, ऑथोरिटेरियन का मतलब होता है नो फ्रीडम ऑफ स्पीच। यानी ऑथोरिटेरियन के अंदर क्या था कि लोगों को आजादी नहीं थी बोलने की, गवर्नमेंट के मन में जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। वो सत्ता की लालची हो गई, वो लोगों का ध्यान नहीं दे रही। मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजन, जिसकी वजह से वहां के जो सिटीजन्स हैं उनकी जो लाइफ स्टाइल है पूरी तरीके से खत्म हो गई। वो लोग कुछ बोल नहीं सकते, बोलना उनको बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। गवर्नमेंट उनकी बात सुन नहीं रही है। जो ब्यूरोक्रेटिक्स है, जो लीडर्स है, जो काम करने वाले ऑफिशियल्स हैं, वो लोग सुन नहीं रहे, काम अच्छे से नहीं कर रहे। लैक ऑफ डेमोक्रेसी, वहां पे डेमोक्रेसी की लैक था। एंड द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं थी, यानी लोगों की बात नहीं सुनी जा रही थी, लोगों को अधिकार नहीं दिए जा रहे थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था। सोवियत को हम कम्युनिस्ट पार्टी को चेंज नहीं कर सकते थे क्योंकि वही थी।
स्टिफल्ड पीपल हु ऑफन एक्सप्रेस देयर डिसेंट इन जोक्स एंड कार्टून। और अक्सर क्या होता था कि जो लोग हैं वो अपनी सरकार के खिलाफ अगर उनको गुस्सा निकालना रहता तो वो कार्टून, उन पे फनी टाइप का कार्टून वो लोग बनाते थे, कार्टून से वो अपनी बात रखने की कोशिश करते थे। अगर हम आगे देखें तो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोवियत स्टेट नीडेड रिफॉर्म। सोवियत के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, चाहे वो एजुकेशन से हो, हेल्थ से हो, किसी से भी हो, सबके अंदर रिफॉर्म की जरूरत थी, सुधार की जरूरत थी। उनकी हालत खस्ता हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। द वन पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंट बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन एंड टाइट कंट्रोल ओवर ऑल इंस्टीट्यूशन वॉज अनअकाउंटेबल टू द पीपल। दरअसल क्या हुआ कि वहां पे एक ही पार्टी की सरकार थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। अब एक ही पार्टी की सरकार है, अगर कई पार्टियां और भी अलग अलग पार्टियां होती तो इस कम्युनिस्ट पार्टी को डर लगता कि अगर हमने अच्छा काम नहीं किया तो ये सरकार आ सकती है या फिर ये सरकार आ सकती है। लेकिन यहाँ पर एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसको किसी का डर ही नहीं था, क्योंकि उसको पता है कि जीतेंगे हम ही, चुनाव होंगे हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे। तो वो इस वजह से जब उसको ये फील हो गया कि हम ही बार बार जीत रहे हैं, तो वो जनता के प्रति अकाउंटेबल नहीं रहा, अनअकाउंटेबल वो हो गया। यानी जनता कह रही है कि हमारे लिए काम करो, हमारे लिए वर्क करो, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही, वहां की जो पार्टी है वो उनकी बात नहीं सुन रही। द पार्टी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अर्ज ऑफ पीपल इन द 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स डेट फॉर्म द सोवियत यूनियन टू मैनेज। दरअसल आप लोगों को पता है कि जो सोवियत यूनियन है ये कोई देश नहीं है, ये अलग अलग देशों से मिलकर एक ग्रुप है। दरअसल क्या है, जैसे मान लो मैंने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का मैंने नाम रख दिया सोवियत, और उसके अंदर मैंने क्या किया, अलग अलग देशों को या अलग अलग पार्टिसिपेंट को जोड़ लिया। ये सेम इसी तरीके से है कि एक ग्रुप का नाम है सोवियत और उसके अंदर मैंने अलग अलग पार्टीशन, मतलब अलग अलग जो पार्टिसिपेंट्स है उनको मैंने ऐड कर लिया, अलग अलग जो कंट्री है उनको मैंने ऐड कर लिया। सेम इसी तरीके से यूएसएसआर सोवियत था, यहाँ पे 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स थे, यानी 15 डिफरेंट यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज थी डेट फॉर्म द सोवियत यूनियन, जिन्होंने सोवियत यूनियन से फॉर्म हुए थे। टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स इंक्लूडिंग देयर कल्चर अफेयर्स। तो ये लोग साथ हुए कि हम लोग मिलकर काम करेंगे, हम लोग आपस में चीजें ट्रांसपोर्ट इधर से उधर करेंगे, आपस में मिलकर काम करेंगे, अपना कल्चर को, हम आपके कल्चर को अडॉप्ट करेंगे, हम आपके कल्चर को फॉलो करेंगे, आप हमारे कल्चर को फॉलो करोगे। एक तरीके से कह लीजिए कि कॉपरेट करके हम सारे काम करेंगे और डेवलप होंगे मिलकर। लेकिन ऑल्दो ऑन पेपर रशिया वाज ओनली ऑफ द 15 रिपब्लिक्स दैट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूटेड द यूएसएसआर। लेकिन पेपर पे देखा जाए कि जो रशिया बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, कह लीजिए रशिया जो है वो दादा की तरह बर्ताव करता था। है तो 15 के अंदर जो 15 है उनके अंदर रशिया भी इंक्लूड है, लेकिन जो रशिया है वो कह सकते हैं दादा की तरह बर्ताव करता है। यानी आप वो दादा की तरह बर्ताव करता है, वो सबसे ज्यादा चलाता है, अपनी बात थोपता रहता है सब पे। डेट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूटेड द यूएसए। इन रियलिटी रशिया डोमिनेटेड, रियलिटी में रशिया डोमिनेट करता था, उसी की बात चलती थी। 14 कंट्रीज कुछ कहना चाहते, उनकी बात को सुना नहीं जाता था, उनकी बात को दबा दिया जाता था, उनकी बात को इग्नोर किया जाता था। एंड पीपल फ्रॉम द अदर रीजन्स फेल्ट दैट नेग्लेक्टेड एंड ऑफन सप्रेस्ड। और उनको लगता था कि हमारी बात को ध्यान नहीं दे रहे, बस रशिया की ही चल रही है, हमारी कोई इज्जत ही नहीं, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। साथ ही साथ उनको ऐसा फील होने लगा कि हमें मतलब इग्नोर किया जा रहा है और हमें दबाया जा रहा है, यानी रशिया जो डिसीजन लेता उसको हमें जबरदस्ती मानना पड़ता, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा। इन द आर्म्स रेस, वहां पे आर्म रेस हुआ। दरअसल क्या हुआ, सोवियत जो है आपको पता ही है कि वो जब कोल्ड वॉर चल रहा था हमारा, तो उस वक्त जो सोवियत है वो आर्म के रेस के ऊपर भागा, यानी उसने अपने सारे पैसा हथियारों को खर्च करने, उसको अच्छे से अच्छे बनाने के लिए खर्च करने लगा। द सोवियत यूनियन मैनेज द यूएस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड बट ग्रेट कॉस्ट। वो मतलब टक्कर तो दे रहा था आर्म्स में, पैसा इन्वेस्ट करके वो यूएस को पूरा टक्कर दे रहा था, लेकिन उसको बाद में इन फ्यूचर उसको इसकी बहुत ही बुरी कीमत चुकानी पड़ी। आगे देखें, द सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी। इसकी कीमत ये चुकानी पड़ी कि जो सोवियत है
वो लैग्ड हो गया वेस्ट टेक्नोलॉजी से। यानी अगर आप यूएस के अंदर टेक्नोलॉजी से कंपेयर करो और जो सोवियत की टेक्नोलॉजी कंपेयर करो तो आप पाओगे कि जो यूएस की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट वहां पे बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया। जो पावर है, जो इलेक्ट्रिसिटी है या फिर कुछ भी तरीके की जो चीजें हैं, वो सारी चीजें वहां पे बहुत ही जो सिस्टम है वो काफी अच्छा स्ट्रांग होता चला गया। लेकिन सोवियत पीछे रह गया। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द फुलफिलिंग द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस ऑफ सिटीजन। जो सिटीजन्स की जो उम्मीद थी कि उनको एक सरकार से एक उम्मीद रहती है कि सरकार गवर्नमेंट हमारे लिए ये स्कीम्स लाएगी, ये पॉलिसी लेकर आएगी, वो सोवियत ने के जो कम्युनिस्ट पार्टी उसने पूरा नहीं किया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि उनको विश्वास था लोगों की कि वो एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, बैंकिंग के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे कि जो सिटीजन्स है वो बहुत ही ज्यादा निराश हो गए। वो साफ साफ कंपैरिजन कर सकते थे कि जो वेस्ट है वो हमसे कहीं ज्यादा आगे निकल रहा है हर मामलों के अंदर। द सोवियत इन्वेंशन ऑफ अफगानिस्तान, वो युद्ध के अंदर जो अफगानिस्तान के अंदर युद्ध हो रहा था 1979 के अंदर, सोवियत वहां पर भी कूद गया, जिसकी वजह से उसको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। उसका जो सिस्टम है वो और ज्यादा खराब हो गया। तो वेजेस कंटिन्यू टू ग्रो। लेकिन वहां पे एक चीज अच्छी हो रही थी कि लोगों की जो इनकम है, जो आमदनी है वो भी बढ़ रही थी। जैसे मान लो आज वो एक पर्सन है जो काम करके 10,000 कमाता है, अब वही पर्सन उतना ही काम करके उसकी आमदनी बढ़ रही है, 10,000, 12,000, 13,000 उसकी आमदनी बढ़ रही है, वो तो अच्छी चीज है। लेकिन प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी फेल कंसिडरेबली बिहाइंड। लेकिन जो चीजें प्रोडक्शन होनी चाहिए थी, इसका मान लीजिए कि 100 प्रोडक्शन होना चाहिए था इस पेंसिल का, लेकिन प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होने लगा। पहले 100 होना चाहिए, फिर 70 हुआ, फिर और कम हुआ, फिर धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन कम होने लगा। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी अच्छी हमारी खराब होने लगी। वेस्ट की टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी होती थी, सोवियत की टेक्नोलॉजी खराब होने लगी। दूसरी से जब प्रोडक्शन किसी भी चीज का नहीं हो रहा, मान लो खेती है, अनाज है, अनाज का प्रोडक्शन जितना होना चाहिए, जितने लोगों की वहां की डिमांड है, मान लेते हैं 100 किलो, फॉर एग्जाम्पल 100 किलो की डिमांड है, लेकिन 100 किलो की खेती से नहीं निकल पा रहा, 100 किलो चावल नहीं निकल पा रहा, तो उस 80 किलो निकला और उस जो 20 किलो बचा उसके लिए बाहर से वो इंपोर्ट करते, बाहर से वो चीजों को मंगाते अपने अंदर। अब ये धीरे धीरे गवर्नमेंट को करना चाहिए कि हम बाहर से ज्यादा कम मंगाए। आज हम अगर बाहर से 20 किलो मंगाए तो हम कोशिश करें कि हमें नेक्स्ट टाइम 10 किलो मंगाना पड़े या ना भी मंगाना पड़े। लेकिन यहाँ पर क्या होता था, गैप बढ़ा था। आज 20 किलो मंगाए, अगली बार 40 किलो, फिर 60 किलो, फिर 80 किलो, यानी जो फूड है शॉर्ट हो रहा था और उनको बाहर से मंगाना पड़ रहा था। फूड इंपोर्ट्स इंक्रीजिंग एवरी ईयर, द सोवियत इकोनॉमी वाज फ्लैटरिंग। और इसकी वजह से धीरे धीरे सारी इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो जो इकोनॉमी है वो लड़खड़ाने लगी और फाइनली जाके वो ठहर सी गई। नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अपने दोस्तों को भी बताइए और कमेंट करना मत भूलिए।